नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 70th बीपीएससी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो आज क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 7 निश्चय योजना के बारे में। हम इसको दोनों पार्टों को समझेंगे। इसमें ये समझेंगे कि दोनों पार्ट में क्या क्या है और क्या क्या अभी तक योजनाएं इसके परिप्रेक्ष्य में बना दिया गया है। कौन सी योजनाएं चल रही है, जो वादे किए गए हैं 7 वादे जो पार्ट 1 पार्ट 2 में, वो कहाँ तक पहुँच पाए हैं, कहाँ तक सफलता मिली है गवर्नमेंट को, और आखिरकार गवर्नमेंट क्या 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लाने का प्रोग्राम बना रहा है, इसको भी समझेंगे। क्या लाना चाहिए, क्या ये कहते हैं ना 7 निश्चय योजना में उन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है जिससे आधारभूत संरचना का निर्माण हो, व्यक्ति के जीवन स्तर का निर्माण हो, महिलाओं को सशक्त किया जाए, युवाओं को रोजगार और उनको और ज़्यादा अपने विकास के लिए, अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कौन सी योजनाएं हैं वो सारे का व्यवस्था किया गया है इस 7 निश्चय योजना में। तो एक तरह से देखा जाए, जो भारत सरकार बोलती है कि 4 तरह के लोगों पर ही हमारा केंद्रित है, युवा, महिला, किसान। युवा, महिला, किसान, ये जो जाति हैं यही सारे लोगों पर एक काम करेंगे। तो युवा का भी बात कर रहे हैं यहाँ पर किसान का भी बात कर रहा है, यहाँ पर महिला का भी बात कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे 7 निश्चय योजना में कौन कौन सी बातें की गई हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। ये जो योजना है 7 निश्चय योजना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक स्वप्न है कि इन योजनाओं को जो लागू किया गया है, जो वादे किए गए हैं, इसको पूरी तरह धरातल पर उतारा जाए, इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत ना हो, चाहे इसके लिए जो भी बजट खर्चा करना पड़े वो कर रहे हैं, ताकि ये सारी योजनाओं को पूरा करने से एक विकसित बिहार के रूप में उभर कर सामने आएगा। ज़रूरत है जो योजनाएं बन रही हैं इनको धरातल पर उतारने के लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो। इसको समझने के लिए ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली इसको तो मैं 7 निश्चय पार्ट की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन है, लेकिन एक कहानी आपको समझना ज़्यादा जरूरी है कि अगर क्वेश्चन से हट के भी अगर कुछ आ जाए 7 निश्चय पे तो आपको अच्छे से जवाब दे पाओ। इसी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं 7 निश्चय योजना को आपको कल ही लेके आने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया वीडियो। तो आज सारा वीडियो, आज और कल होली के दिन भी मैं कई सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि मैं चैनल पे इसको अपलोड करके छोड़ दूंगा, आप लोग उसको देखते रहिएगा। तो देखते हैं, ये बिहार का मैप है। पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ये जो बिहार है इसमें 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये बिहार को आप देखेंगे तो ये जो आपको पता है कि गंगा नदी ऐसे जाती है, जब ऐसे जा रही है गंगा नदी, तो ये समझना है कि हमें पता है कि ये गंगा नदी का जो क्षेत्र है इसके उत्तर में जो एरिया है ये आपको बाढ़ वाला एरिया है। मानते हैं कि इधर से गंडक आ रही है, बूढ़ी गंडक आ रही है, महानंदा, फिर गंगा, बागमती, कोसी, इन सारी नदियों द्वारा क्या होता है इस एरिया में पानी लाया जाता है। अब दूसरी ओर एक गंगा जा रही है इधर, और जब गंगा में मिलने के लिए सारी नदियाँ आ रही है तो गंगा का जो आजू बाजू का एरिया है, जो नॉर्थ और साउथ का एरिया है, वो भी तो उर्वर होगा। जब उर्वर ऊपर से तो बहुत सारी नदियाँ आ ही रही हैं, बहुत सारा गाद लेके आती है। देखो, बिहार का जो उत्तरी भाग है उर्वर होने का 2 कारण है। एक तो पानी हमेशा आता है वहाँ, हिमालयन सालों भर पानी होता है, वहाँ पूरा उर्वर क्षेत्र है। दूसरी ओर जब उधर बाढ़ जो आता है, बाढ़ से जहाँ जान माल की हानि होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि होता है, लेकिन दूसरी ओर क्या होता है, जो गाद लेके आता है तो नया एक उर्वर भूमि तैयार कर देता है। इसलिए ये एरिया बहुत उर्वर है और यहाँ पर जो कृषि कार्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन जब इस साउथ वाला एरिया देखेंगे, जब ये वाला एरिया देखेंगे आप, यहाँ पर आपको दिखेगा छोटा नागपुर का एरिया से टच करता है। अब जब छोटा नागपुर और विंध्यन पहाड़ी से जब टच करेगा तो आपको मानना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं प्रायद्वीपीय भाग जो है भारत का, प्रायद्वीपीय भाग किसको बोलते हैं, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया है इसको प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, यहाँ से थोड़े से ऊपर तो आप जाएंगे ऐसे तो आपको छोटा नागपुर का पठार और फिर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ दिखने लगेगा। यहीं से छत्तीसगढ़ दिखेगा, फिर आपको झारखंड, बिहार ये सब नजर आने लगेगा। तो ये जो झारखंड का जो एरिया है, ये जो एरिया है ये पूरा झारखंड से टच होता है। तो ये आपको खनिज वाला एरिया है। बस ये मैं अभी समझा दे रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि बाढ़ और खनिज से क्या लेना देना है हमें। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन हमारा ये होगा, बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए 7 निश्चय कार्यक्रम क्या है, इनका संक्षिप्त वर्णन करें। क्या आपको लगता है कि 7 निश्चय कार्यक्रम बिहार की सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलने में प्रभावी साबित होगा? तो देखिए इसमें ना क्या होता है, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि 7 निश्चय योजना देखा, डायरेक्ट उसका लिखना शुरू कर दिए कि 7 निश्चय योजना का पार्ट 1 पार्ट 2 में ये है योजनाएं ये है बस। लेकिन ये तो आपको लिखना ही है, एक कार्यक्रम क्या है वो तो आपको बताना ही है, लेकिन इसका वर्णन आपको जब करना है तो इसको ये भी ध्यान में रखना है कि उसका सामाजिक प्रभाव क्या है, उसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्या ये बिहार के प्रगति में सहायक साबित हो रहा है, इसको समझना होगा। इसको समझने के लिए कई सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा। उन चीज़ों में से एक चीज़ और मैं बता दूं, एक सेकंड मैं देख लूं। हाँ, ये चीज़ आप देख लीजिए पहले, और फिर इसके बाद ना हम लोग देखेंगे कि बिहार गवर्नमेंट का ही एक वेबसाइट पर भी जाएंगे और वेबसाइट पर देखेंगे कि 7 निश्चय योजना के लिए और कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। तो पहले इसको अगर इंट्रोडक्शन देना है तो इसको दो तरह से दे सकते हैं। 7 निश्चय योजना को सामाजिक न्याय स्थापित करना वाला योजना कहा जाता है, कार्यक्रम कहा जाता है। और दूसरी तरफ देखेंगे जहां नीतीश कुमार का जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको बोला जाता है सुशासन बाबू, और दूसरी ओर कहते हैं सामाजिक न्याय के लिए एक प्रतिबद्ध नेता है। तो दूसरी ओर यह कह सकते हैं कि बिहार में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना कार्यक्रम को वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था, जिसके 2 पार्ट आ चुके हैं। अब लिख दीजिए 7 निश्चय 1 15 से 20 और दूसरा 20 से 25। तो ये तो करेंगे, लेकिन ये इसके अलावा आपको क्या करना होगा। आप तो एक छोटा अगर शॉर्ट नोट आएगा इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन जो आ सकता है बीपीएससी में एक शॉर्ट नोट में आएगा, ठीक है, एक लॉन्ग आएगा। अगर शॉर्ट नोट में आता है तो आपको बस इतना करना है कि जब आप शॉर्ट आ रहा है तो बस इतना दीजिए कि बिहार में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय कार्यक्रम पार्ट 1 पार्ट 2 को लाया गया, जिसके माध्यम से बिहार में युवाओं को, किसानों को, बुनियादी संरचना को विकसित करने का कार्य किया जाएगा। बिहार 7 निश्चय कार्यक्रम के निम्नलिखित बिंदु हैं, और नीचे लिख दीजिए पार्ट 1 पार्ट 2 और उसको लिख दीजिए। और उसमें कार्यक्रम के बारे में क्या करना होगा, अब जो कार्यक्रम है उसमें क्या करना होगा, थोड़ा थोड़ा एक एक जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में आप बता दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। और क्या ध्यान देना है, अब इसको देखते हैं क्वेश्चन वाइज। अब इसको कहते हैं बिहार सरकार द्वारा न्याय के साथ विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। देखिए कोविड-19 आया था तो उसी समय बोला गया कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर बनाने का मतलब क्या हुआ कि बस 7 निश्चय कार्यक्रम से हम बना लेंगे। 7 निश्चय कार्यक्रम को सही से इम्प्लीमेंट करने से लोगों की क्रय शक्ति आप बढ़ा सकते हैं। जो चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें जो उसका अपनी रोजगार में, दिहाड़ी में जो इनकम है, जो सैलरी से आता है पैसे, बहुत सारे पैसे इसको स्वास्थ्य में खर्च हो जाते हैं, उसके दैनिक कार्यों में खर्च हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। अगर सरकार उसको सही से अपनी योजनाओं को लागू कर दे तो वो पैसे लोग बचा सकते हैं, उसे क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, इस पर खर्च कर सकता है। अब क्वालिटी हेल्थ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हेल्थ अगर दे रहा है गवर्नमेंट, अगर आपके एरिया में सैनिटेशन का अच्छा व्यवस्था है, स्वच्छ है एरिया, समृद्ध है एरिया, वहाँ पर पानी का आपको अच्छा पानी मिल रहा है, गंदा पानी नहीं है, अगर आप स्वच्छ पानी पिएंगे, सैनिटेशन है, तो आप बीमार होने के चांसेस आपके ऐसे ही कम हो जाएंगे। अगर हम पोषण एक तो खाना जो हम सरकार जो मुहैया कराती है, दाल चावल, अगर वो सही से आप तक पहुंच रहा है, जो आप किसान हो, आप पशुपालन कर रहे हो, अगर उसको कोई रोग हो रहा है तो उसके लिए अगर अस्पताल हम आसपास में रख देंगे आपके एरिया में तो बीमार होने से बचेगा। अगर बीमार होता भी तो उसका इलाज होता है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो क्रय शक्ति है वो बनी रहेगी। एक होता है कि अगर अस्पताल नहीं है तो अगर आप प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पर आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, तो आपका जो इनकम है उससे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, जिससे कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इस तरह के कोई कार्य करें जिससे हमें ही नुकसान हो। तो इन सारी योजनाओं को शामिल किया गया है ताकि जो बेकार के पैसे इन द सेंस, हम निजी क्षेत्र को जो पैसे खर्च कर दे रहे हैं और सरकार जो हमें मुफ्त में मुहैया कराएगी या निम्न दरों पर करवाएगी तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा।
तो उन्हीं सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। हमने बोला था युवाओं को शामिल किया गया है, महिलाओं को शामिल किया गया है, बिजली मिलेगा, नल जल मिलेगा, पक्की जो है गली और नालियाँ मिलेगा, शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े, वो आगे पढ़े। तो अब देखो, पहले ये समझो, एक एक करके चलेंगे। इसमें ये बोल रहा है कि बिहार सरकार द्वारा न्याय के साथ विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देने तथा बिहार को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के उद्देश्य से 7 निश्चय कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। यह बिहार के सशक्तिकरण तथा सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलने में प्रभावी साबित हो रहा है। अब देखो, ये चीजें अगर शामिल कर दिए तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन में जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो। आप बिहार का सशक्तिकरण क्या है, सशक्तिकरण बिहार का हो रहा है तो वहाँ के हर नागरिक का हो रहा है, हर नागरिक का हो रहा है। इसका मतलब वहाँ के रोजगारों का भी होगा, वहाँ जो रोजगार कर रहे हैं उनका तो होगा ही, वहाँ मजदूरों का भी होगा। मजदूर अगर सशक्त होंगे, अगर मजदूर को दिहाड़ी रोजगार अगर डेली मिलेगा तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। और सरकार तो क्वालिटी एजुकेशन पर काम कर ही रही है। आप देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है। अब बच्चे जब स्कूल जाएंगे उसके, तो एक वहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, सैनिटेशन पे सरकार काम कर रही है। तो अगर दोनों ओर जो एक मजदूर का या गरीब परिवार का पैसे, ये दोनों चीज में जो खर्च हो जाते हैं निजी क्षेत्रों में खर्चा करने पर, तो वो सारे पैसे बचेंगे तो क्या करेंगे, किस पर खर्चा करेंगे, और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएं, अच्छा खाना खाएं, अपने बच्चे को अच्छे से जीवन स्तर दे पाए, अपने परिवार को अच्छा जीवन स्तर दे पाए, अपने घर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हम पहले निजी क्षेत्रों में खर्चा कर रहे थे, घर में हम फ्रिज लेके आएंगे, हम गाड़ी लेके आएंगे, टीवी लेकर आएंगे, तो क्या होगा, उससे क्रय शक्ति क्या होगा, जो चीज़ें शिक्षा में, हेल्थ में खर्च हो रहे थे, अब वो क्या होंगे, इन सारी चीज़ों पर खर्च होंगे। अगर ये टीवी का और इन सारी वस्तुओं का डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा तो उस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे कि नहीं, नए नए दुकानें खुलेंगे कि नहीं। नए दुकान अगर खुलेंगे तो जो नया दुकान खुला उसको एक रोजगार मिला, और जब नया दुकान खुला तो उसमें कोई कार्य करने वाला आदमी भी वो रखेगा तो एक और आदमी को उसको रोजगार मिलता है। साथ में आपकी क्रय शक्ति बढ़ी, इसलिए आप टीवी खरीद रहे हो, तो इसका दूसरा फायदा यह है, सरकार को राजस्व बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो ऐसे विकास सरकार एक तरफ दे रही है तो उसको लोगों को तो आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन साथ में सरकार को भी इससे फायदा होता है और अंततः वो बिहार को फायदा होगा। तो अब एक एक चीज करके देखते हैं कि क्या क्या है इसमें, एक एक चीज को एकदम डिफरेंट करके देखेंगे। मैं इसको लॉन्ग आंसर के रूप में आपको बता रहा हूं, आप इसको शॉर्ट करना होगा तो ये इंट्रोडक्शन देना, ये पहला पेज में लिखना, और पहला पेज में लिखने के साथ ही इसके नीचे लिख देना जो योजनाएं चल रही है। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलता है, कुशल युवा योजना चल रहा है, ये आप बता दोगे। अब महिलाओं के लिए क्या चल रहा है, आरक्षण है, महिला उद्यमी योजना चल रहा है, देखो हर घर बिजली लगातार। अब देखो बिहार सरकार का जो टारगेट था कि 20 तक इसको पूरा करेंगे, उसके पहले ही सरकार ने पूरा कर लिया था। अभी भारत सरकार पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है, बिजली के क्षेत्र को पूरे लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, लेकिन बिहार के पूरे क्षेत्र में पहुंच चुका है। बिजली पहुंचने का तात्पर्य है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बिहार के इस गाँव में गए, वहाँ पर इस घर में तो लाइट ही नहीं था। हर गाँव में लाइट पहुँच चुका है, लेकिन डिमांड होता है 100% विद्युतीकरण का मतलब ये होता है कि हर गांव तक पहुंच जाना, हर पंचायत तक लाइट का पहुंचना, कनेक्शन चले जाना, वहां पर आपको बिजली की व्यवस्था है, लेकिन आप अगर लेना चाहते हैं तो वो आपको पूर्ति करवाएंगे, बिना बोले आपको पूर्ति नहीं करवा सकते हैं। बस आपके क्षेत्र तक कनेक्शन पहुंच गया, उसको हम 100% विद्युतीकरण कहते हैं। फिर वही होता है कि गरीबी क्या होता है या बेरोजगारी क्या होता है, जब आपको आपकी योग्यता के अनुसार अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप बेरोजगार हैं। और दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि आपको बेरोजगार नहीं माना जाएगा अगर आप रोजगार की इच्छा प्रकट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप बिजली कनेक्शन की इच्छा प्रकट नहीं कर रहे, लेकिन आपके क्षेत्र में बिजली है, कनेक्शन दिया जा सकता है, तो आप नहीं ले रहे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, सरकार की नहीं। सरकार आप तक बिजली पहुंचा चुकी है। अब बिजली अगर पहुंच गया तो सोचो, जो पहले शहरों तक ये सीमित था, शहरों में हमें लाइट मिलता था,
अभी बिहार में जाएंगे तो लगभग 20 से 22 घंटे की लाइट आपको मिलेगा ही मिलेगा औसतन। अब गर्मी आएगा तो हो सकता है कि 1-2 घंटे की और कमी हो, लेकिन औसतन 20 घंटा तो लाइट जा रहा है बिहार में। अगर 20 घंटे जा रही है, आ रही लाइट बिहार में, तो एक चीज़ समझो, जो चीज़ें शहरों में पहले था, अभी क्या है, मैं बता रहा हूँ बिहार की बातें, पिछले 10 साल की बात कर लो। 10 साल पहले अक्सर जो कपड़े धोने के लिए लोग खुद ही कपड़े धोते थे हाथ से। आज आप देखोगे चाहे धोबी को देते थे। अब क्या है कि आपको मैक्सिमम घरों में, शहरों में आपको वॉशिंग मशीन मिलेगा। वॉशिंग मशीन क्यों मिला? क्योंकि आपने बिजली प्रोवाइड करवाया है, और जब बिजली प्रोवाइड करवाया है, वॉशिंग मशीन लाने गए, तो इसका मतलब मार्केट में इसका डिमांड बढ़ा, और डिमांड बढ़ा तो एक रोजगार क्रिएट हुआ। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए वस्तुओं का एक बाजार निर्माण होगा। जब ये बाजार निर्माण होगा तो इसका फायदा क्या है कि जो लोग जो पहले इन संभावनाओं से बाहर थे, अब वो रोजगार जो क्रिएट हो रहा है, जो बिजली के आने से, बिजली से संबंधित वस्तुओं का डिमांड हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी बाजार का निर्माण होगा। और जब बाजार का निर्माण होगा तो इसका फायदा क्या है कि लोगों घरों तक पहुंचेगा, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ रहा है तो वही चीज़ है, लास्टली यही है, पूरा ये जो चेन है सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है। वाइस वर्सा बोलो, डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो वस्तु ज़्यादा आएगा, अगर सप्लाई हो रहा है और डिमांड भी है तो फिर क्या है, ये अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि बिजली बढ़ने से अब जो शहरों तक सीमित था, अब आप देखेंगे कि प्रखंड क्षेत्र तक, प्रखंड में आप देखेंगे कि अनुमंडल पर, इन सारी जिला से अब निकलकर अब जा चुका है अनुमंडल, प्रखंड और पंचायतों तक। अब क्या है, आप देखेंगे छोटे छोटे पंचायतों में जाएंगे तो वसुधा केंद्र है। क्यों है? वो कंप्यूटर से काम करता है। अगर लाइट नहीं होता तो काम कर पाता? पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं। मोबाइल आप देखेंगे कि बहुत सारा डिमांड है। अगर उस क्षेत्र में हम लाइट ही ना दें, पहले आप देखते होंगे कि लाइट नहीं होने के बावजूद जब मोबाइल बहुत कम संख्या में था तो क्या होता था कि कुछ ही घरों में होता था, क्योंकि बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाता था। जब लाइट पहुंच गया तो वहाँ से मोबाइल का भी ज़्यादा डिमांड होने लगा, और मोबाइल से जुड़ी हुई चीज़ें का एक बाजार भी निर्माण हुआ वहाँ पर। क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्रों में आप जब जाएंगे तो आपको वहाँ पर छोटे छोटे मोबाइल भी मिलेंगे, छोटे छोटे पंचायतों में दुकान मिल जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी की। तो एक इलेक्ट्रिसिटी का मार्केट भी तैयार हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ, जो पहले हम किराए पे जो सीडी प्लेयर लाते थे वो हम बैटरी से देखते थे, और जब ये सब चीज़ों का अगर बिजली अगर पहुंचा है तो क्या हुआ, गांव में एक बहुत बड़ा रोजगार डेवलप हुआ है। आप सोचो, भारत का 32% जनसंख्या जो है शहरी है, बिहार में मात्र 11% है। तो अभी अगर 88%, 89% अगर गांव में बस रहा है, और गांव तक बिजली पहले नहीं था, तो अगर 89% जनसंख्या जो लगभग अभी सरकार के हिसाब से देखा जाएगा 11 सेंसस से लगभग 11 करोड़ है, तो हमें ये बता दीजिए कि अगर ये जनसंख्या 89% अगर गांव में अगर रोजगार का डिमांड कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी वस्तुओं का डिमांड कर देगा, तो बिहार में कितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा वस्तुओं का। और डिमांड कब बढ़ेगा? जब वहाँ के गांव में रहने वाले लोगों को रोजगार बढ़ेगा, उनकी रोजगार बढ़ेगा तो उसका क्रय शक्ति बढ़ेगा, क्रय शक्ति बढ़ेगा तभी तो इन सारी वस्तुओं का डिमांड होगा। तो ही क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या आर्थिक हल युवाओं को बल। इन्होंने कहा कि आप आओ, हम आपको कुशल करेंगे। आप अगर पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, रोजगार उन्नत, आपके पास कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो हम आपको कुशल करेंगे उन क्षेत्रों में। आओ, तुम्हें हम मोबाइल बनाना सिखाते हैं, आओ तुम्हें हम अलग अलग चीज़ बनाना सिखाते हैं, कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं, कई सारी चीज़ों में कुशल कर रहे हैं लोगों को। आप देखेंगे इसके माध्यम से और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चे अब अच्छा प्रशिक्षण ले रहे हैं, अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जो बच्चे को सारा टेक्निकल चीज होने के बाद भी अगर बेरोजगार है तो उनको सरकार भत्ता भी दे रही है कि आपको नर्वस नहीं हो, और आप काम करिए, आप करते चलिए, रोजगार के लिए आप काम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी शिक्षा लीजिए ताकि आपको रोजगार मिल सके। तो आर्थिक हल युवाओं को बल तो एक तरफ कर ही रहा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम बिहार सरकार गवर्नमेंट पर साइट पर दिखाएंगे आपको क्या क्या है उसमें। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, जहाँ आरक्षण मिल रहा है, महिला उद्यमी को आप देख रहे होंगे कि 10 लाख रुपया का आपको ब्याज लोन मिलेगा, जिसमें 5 लाख आपको छोड़ दिया जाएगा, 50% आपको। और यहाँ पर भी एक और है, यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी है। जब उद्यमी योजना है तो इसमें भी 10 लाख रुपया देता है, और 10 लाख रुपये में 5 लाख रुपये यहाँ पर 50% छूट देता है, लेकिन यहाँ पर 5 लाख रुपये ब्याज लगता है और निम्न ब्याज लगता है।
और यहाँ पर महिला उद्यमी जो है 10 लाख यहाँ मिलता है, 5 लाख का छूट, अब 5 लाख ब्याज मुक्त होता है, बस वो मूल राशि आप वापस कर दीजिए। ठीक है। हर घर नल का जल, पहले क्या होता था, सैनिटेशन के कारण क्या होता था, अच्छा पानी नहीं आता था, कुएं की पानी या जो चापाकल से पानी आता था, अब क्या आ रहा है कि वो प्योर नहीं आ रहा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कृषि क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक यूज कर रहे थे, तो वो उर्वरक अंततः मिट्टी को पहले नुकसान पहुंचाता है, और मिट्टी को नुकसान पहुंचाने के बाद ग्राउंड स्तर को भी नुकसान पहुंचाता है। हम सिंचाई के लिए भी वही मीठे पानी का प्रयोग करते थे, जिस कारण लेवल उसका घटा, लेकिन जब हर घर नल का जल होता है तो यहाँ से पानी स्वच्छ जाता है, सैनिटेशन वाला पानी, साफ सुथरा पानी जाता है जो पीने योग्य होता है। हर घर पक्की नाली गली। अब क्या है कि पहले आप गांव में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक गली में गए तो नाली का पानी पूरा गली में बह रहा है, और वो बह रहा है तो मिट्टी का रोड है, और मिट्टी का रोड उसको क्यों बोलेंगे, मिट्टी का गली है, वो रोड है ही नहीं बना हुआ, तो नाली पानी जो आया मिट्टी पर, वो मिट्टी भी गीला हुआ और कीचड़ कीचड़ वाला पूरा एरिया हो गया। तो आप समझो कि ऐसी स्थिति में कोई, आप अगर बाहर निकलोगे तो गंदगी से आपको बीमारी होगा या नहीं होगा, होगा। अगर बीमार आप होते हो तो इसका खर्च कहाँ जाएगा, आपके जो इनकम है, जहां आपके जीवन स्तर को सुधार करने के लिए करना चाहिए था, उस खर्च को आप कहाँ कर रहे हो, अपने स्वास्थ्य पर, उसको बचाने के लिए कर रहे हो, अपनी बीमारी पर खर्च कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि पक्की नाली गली बन रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी गली भी पक्की बन रही है, नालियों को भी बना दिया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, नाली का जो पानी सुचारू रूप से जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा रहा है, आपके घर भी अच्छा दिख रहा है, कोई गंदगी नहीं है। इससे क्या होता है कि एक अच्छा प्रभाव आता है, एक समाज का एक अच्छा छवि बनता है, एक सकारात्मक भाव हमेशा मन में बना हुआ रहता है, सरकार के प्रति भी और अपने आसपास के माहौल को लेकर भी। शौचालय निर्माण घर का सम्मान, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, ये महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा बड़ा चीज है। मैंने बताया कि बिहार में लगभग 88% अगर गांव में रह रहे हैं लोग, और आपको बता दूं, आप सोचकर ताज्जुब होगा कि अनुमंडल तक के एरिया में या जो जिला का जो शहरी क्षेत्र होता है, उसके अगर उस जिले के थोड़ा सा शहरी क्षेत्र से हट कर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि महिलाएं के घर में बाथरूम नहीं होता था, और वो हल्का सा अंधेरा होता था तो बाहर निकल कर जाती थी अपना शौचालय के लिए। महिलाओं का एक झुंड होता था, और झुंड में एक समय में ही, आप सोचिए इसका नुकसान क्या होता होगा। एक महिला है, आप बस इमेजिन कर लो कि आपके घर में शौचालय नहीं है और आपको अचानक से आ गया कि हमें जाना है, एक महिला है, अब वो मजबूर है कि अगर शौचालय तो सब लोग शाम में जाएंगे, अंधेरे में जाएंगे, तो अगर उसको दिन के ही टाइम में अगर ऐसा कुछ आता है तो क्या करेगी, वो रोक के रखेगी, चाहे तो खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, वो खुद को रोक के रखेंगे कि नहीं शाम का भी इंतजार करें। इसका तो सबसे पहले हेल्थ पे नुकसान पड़ता है, महिला के हेल्थ पर, उसे कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती है, वो चीज़ से बचा सबसे पहली बात शौचालय निर्माण से, कि जब भी नेचुरल चीज़ है, कभी भी हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, घर में भी जा सकते हो। दूसरी ओर जब महिलाएं बाहर जाती थी, अगर सोचो कि आपकी पत्नी या बहन अगर रोड पर कहीं पर बैठी हुई है, खेत में कहीं पर बैठी है, उस तरफ कई सारे पुरुष भी जाएंगे, तो वहाँ पर क्या है, उनके सम्मान को कहीं ना कहीं आघात पहुँचता होगा, उन्हें छुपना पड़ता होगा, और जब ऐसे में उनके सम्मान पे जो चोट पहुँचता होगा, कितना दुख पहुँचाता होगा उनको। और उसी सम्मान को अगर घर में हम शौचालय बना दिए तो क्या हो रहा है, जहाँ एक तरफ हम उनको रोग से बचा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका सम्मान वापस करवा रहे हैं कि नहीं, आप महिला, हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि महिलाएं देवी होती है, माँ होती है, बहन होती हैं, तो हम उनका इज्जत करेंगे। जब इज्जत करने की बात आती है तो जब हमारी महिलाएं शौचालय के लिए अगर बाहर जा रही है तो हम पुरुष वर्ग को सोचना चाहिए कि ये चीज़ें महिलाएं कैसे बाहर जा रही हैं, किसी तरह भी हमें शौचालय घर में बनाना चाहिए। लेकिन शौचालय के लिए गवर्नमेंट ने काम किया, देखिए लोहिया स्वच्छ अभियान चलाया गया, भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, उसके माध्यम से हर घर में शौचालय बनाया गया। आप समझिए इस बात को, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। अब क्या है ना, इसमें एक दे दिया गया, इसमें एक ये एरिया ऐसा है कि जहाँ पर जो चीज़ें छूट रहा है हम इसमें शामिल कर लेंगे। हम हर क्षेत्र में आपको अवसर दे रहे हैं, आप आइए, हम आपका ITI कॉलेज खोल रहे हैं, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल देते हैं, आइए हम पशु के लिए हॉस्पिटल खोलेंगे, वेटनरी कॉलेज हॉस्पिटल खोलेंगे गांव में, क्योंकि किसान तो गांव में रहते हैं, हम उनके इंश्योरेंस का व्यवस्था करेंगे। आइए हम सिंचाई, हर घर नल, ये तो हो ही गया। एक चीज़ जो छूटा हुआ था
इसमें देखेंगे कि हमने युवा पे काम किया, हमने महिला पे काम किया, हमने बिजली के माध्यम से जहाँ एक रोजगार दिया। इसका एक बिजली का एक और फायदा है, आप समझो, हमने बताया था कि रोजगार तो क्रिएट हो रहा है, इससे एक महिला को सशक्त होने में बहुत फायदा हुआ। आज गांव में जब जाएंगे तो रात के 8 बजे भी दुकानें खुली मिलेगी, क्योंकि वहाँ लाइट जल रहा है और लोग वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए हमने क्या किया, ITI खोला, पॉलिटेक्निक खोला, ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला। हम क्या करें, महाविद्यालय को गांव में खोल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब अवसर बड़े आगे बढ़े में। अब पार्ट 2 देखते हैं। बेसिक चीज़ें हमने बताया है। दूसरा चरण में देखिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब क्या है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, पहले देख, ये सातों नाम याद होना चाहिए। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। आरक्षण में क्या हुआ, 35% दे दिया गया। आप देखेंगे बिहार पुलिस महिलाओं की जितनी संख्या पूरे भारत के राज्यों में इतनी महिला पुलिस नहीं है जितना बिहार में। हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर पक्की नाली गली, शौचालय निर्माण, घर का सामान, अफसर बड़े आगे बढ़े। दूसरा चरण है, देखिए इसके लिए ना बजट में इस बार जो 25-26 का बजट है, 25-26 के बजट में 5972 करोड़ का व्यवस्था किया गया। आप लगभग 6000 इसको बोल लो, सीधे मीन्स लिख रहे हो तो लगभग कर देना। पिछली बार क्या था, 24-25 में 5040 करोड़ दिया गया था। तो ये ध्यान रखना। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब युवा शक्ति बिहार की प्रगति, आपने क्या बोला कि हम आपको क्या करें, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, हम आपको भत्ता दे रहे हैं, हम आपको कुशल बना रहे हैं, इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तब इसकी आउटपुट पर भी तो काम करना है। हमने उद्यमी योजना लाया, तो ये सब ला कर क्या कर रहे हैं, हम बिहार के युवाओं को हम सशक्त कर रहे हैं। और इसका अब अनुरक्षण कर, इसको मॉनिटरिंग करेंगे, मॉनिटर करके देखेंगे कि क्या इसमें कितनी सफलता मिली है। अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इन सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन इस चीज़ों को एक बार अच्छे से आप देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। तो मैं पानी पी लूं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें जो और भी चीज़ों ध्यान रखना है, उसमें ये तो बहुत सारी चीज़ें तो हमने बात कर ही लिया। ये दोनों जब योजना आपको याद रहेगा तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मैं एक एक करके बात करूं, इसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये आपको किसान के लिए आ गया, एक किसान की बातें आ गई। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, वहाँ जो आपने सैनिटेशन किया था, वहाँ जो गलियाँ जो बनाया था पक्की, तो क्या वो सही से काम कर रहा है, उसमें और क्या विकास किया जा सकता है, उस पर काम करेंगे। स्वच्छ शहर, विकसित शहर, हम देखेंगे सैनिटेशन में अपशिष्ट प्रबंधन कैसे करते हैं, उसकी बात करेंगे। सुलभ संपर्कता, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कैसे जाना है, हर क्षेत्र को कनेक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा इस बार बजट में कहा गया है, पिछले बार कहा गया था कि आर्थिक समीक्षा में कि हम 5 घंटे में बिहार के कोई भी जिले से आप पटना आ सकते हो। अब बजट में क्या बोला है कि हम इसको और ठीक करके हम इसको 4 घंटे में कर देंगे, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। अब देखो इस प्रकार बिहार सरकार 7 निश्चय के माध्यम से समाज के हर वर्ग हमने बोला था, महिला, किसान, युवा, गांव, शहर, सबको शामिल कर रहा है। मानव जीवन को प्रभावित करने वाले हर क्षेत्र में सुधार हेतु कार्य कर रही है। 7 निश्चय पार्ट 2 को सरकार द्वारा पार्ट 1 को सरकार द्वारा वर्ष 2020 तक प्राप्त कर लिया गया। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा युवाओं में कौशल, हमने बोला था युवा कौशल करेगा, उद्यमिता का विकास करेगा, जो 10 लाख रुपया दे रहा है, रोजगार हेतु काम करे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, और उसको कुशल युवा जब बना रहा है तो रोजगार प्राप्त करेगा। महिला आरक्षण दे रहा, हमने देखा है कि नौकरियों में 35% आरक्षण दे दिया गया है। शौचालय निर्माण, हमने बताया था कि महिलाओं को सम्मान कैसे बढ़ाया जा रहा है। बिजली, नल जल का क्या फायदा है वो हमने बात किया, इस पर फोकस किया गया। कुल मिलाकर जो आपने लिखा है उसी को हमने यहाँ पर एक लाइन में भी लिख दिया है। अगर शॉर्ट नोट आए तो आप वो लिखो और लिख के आगे बढ़ जाओ कि इसके परिणाम क्या रिजल्ट आए। और लॉन्ग जो हमने कहानियाँ बताया कि नल जल का, बिजली का क्या फायदा है,
शौचालय का क्या सम्मान है, शौचालय के से क्या सम्मान होता है, वो लॉन्ग में लिखना है। फिर देखेंगे इसमें समाज में युगांतरकारी परिवर्तन देखने को मिला, मतलब क्रांतिकारी रूप से इसमें लोग सशक्त हुआ है, उसको फायदा पहुंचा है। इसी को खुशी में 7 दिसंबर पार्ट 2 को भी शुरू किया गया 2020 में, और इसको 25 तक लक्ष्य प्राप्त करने का रखा गया है। और इसमें क्या किया गया, देखिए ये 2024-25 का बजट, अभी इसका 5972 करोड़ रुपया कर दिया गया। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स MPI नीति आयोग द्वारा जारी करते हैं। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में क्या हुआ, 9 वर्षों में देखा गया कि बिहार में लगभग 3.77 करोड़, लगभग 4 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। कैसे निकाला गया, ऐसे ही इंडेक्स तो ऐसे निकालता नहीं, सरकार काम करेगी तभी तो निकलेंगी। हमें यहाँ पर बता दें आपको कि गरीबी से निकालने में न केवल बिहार सरकार का, भारत सरकार की भी कई योजनाओं का योगदान है। हम जैसे मनरेगा जैसी योजनाएं लाए, मनरेगा काम करता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इससे भी फायदा होता है। तीन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, जो गरीब पहले, जो बहुत गरीब महसूस, जो हमने बताया था कि जो हम पहले स्वास्थ्य पे खर्चा करते थे, हम जो पहले उस पर खर्चा कर देते थे, शिक्षा के लिए प्राइवेट सेक्टर में चले जाते थे, उन सब पे क्या हुआ, सब पे रोक लग गई, एक तरह से बचत होने लगा तो हम और भी चीज़ों का डिमांड करने लग गए, और क्या। हाँ ठीक है। सरकारी नौकरी में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, अब ये तो सच है, हमने भी बताया। वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपने कार्यों का नेतृत्व कर रही है। प्रशासनिक सेवाओं से लेकर राजनीति तक में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही। आप देख रहे हो कि बिहार पुलिस में महिलाएं सबसे ज़्यादा, आप देखें BPSC लगातार फॉर्म निकाल रहा है, उसमें 33-35% अगर महिलाएं जा रही हैं, ये वो महिलाएं हैं जो रिजर्वेशन के माध्यम से जा रही हैं, और भी ये बढ़ सकती हैं अगर और ज़्यादा नंबर लेके आती हैं तो अब समझिए कि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाएं किस तरह से बढ़ चढ़ कर ले रही है। और जब महिलाएं शासन व्यवस्था में रहेंगी तो एक बात बताइए, नारी के प्रति जो लोगों का सोच है तो बदलेगा या नहीं। दूसरी ओर इन नारी जो प्रशासनिक व्यवस्था में, इनको देखकर बिहार की नारियां और ज़्यादा मोटिवेट होंगी कि नहीं, सशक्त होंगी कि नहीं, दोनों तरफ से काम होगा। प्रशासनिक अधिकारियों को देखकर वो महिलाएं अपने आप को मोटिवेट करेंगी, वो ऐसा बनना चाहेंगी, अपने आप को सशक्त करेंगी कि मैं भी वैसा बनूं। और ये महिलाएं जो प्रशासनिक व्यवस्था में है, वो चाहेंगी कि जिस तरह मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वो महिलाएं भी, जो उनका प्रॉब्लम जो हमने फेस किया है, वो महिलाएं वो प्रॉब्लम ना फेस करें, तो योजनाओं को सही से वो क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करेंगे। इसका फायदा ये है। तो सामाजिक व्यवस्था तो यहाँ पर है। देखिए यहाँ कुल मिलाकर अगर पॉइंट जो आप पकड़ेंगे, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को अगर बदलने की बात कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को अगर बदलने की बात कर रहे हैं तो एक ध्यान रखिएगा कि ये जो सामाजिक व्यवस्था, शौचालय वाला क्या है, सामाजिक चीज तो है, गली नाली क्या है, सामाजिक चीज ही तो है। आप इसकी बात करोगे, महिलाओं का अधिकार, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये क्या है, एक तरफ महिलाओं को सशक्त कर रहे हो, ये भी तो सामाजिक व्यवस्था का एक भाग है। अब आर्थिक में बात करोगे तो युवाओं को आप आर्थिक हल, युवाओं को बल, ये आप आर्थिक रूप में जाओ, रोजगार दे रहे हो महिलाओं को, आर्थिक रूप में जाओ। अब हर घर बिजली लगातार, तो ये तो दे ही रहे हो घर को, लेकिन इससे जो रोजगार उत्पन्न हो रहा है, ये भी तो आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है। तो जहाँ समाज के स्तर पर जहाँ लोगों को सशक्त कर रहा है, वहीं कई योजनाएं उनको आर्थिक रूप से भी संबल कर रहा है। ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, हमने बताया था कि भत्ता योजना भी है, कौशल युवा कार्यक्रम चल रहा है। इन सब के माध्यम से क्या रहा है, स्टूडेंट बच्चों को जो है सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, रोजगार उन्मुख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 2021-22 में अन्न की उत्पादकता, अब देखो इसको दो तरीके से बना सकते हो। अगर शॉर्ट में दे दे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये कैसा बनाओ, यहां पर एक चीज लिख देना है आपको कि अन्न की उत्पादकता, कम शब्दों में आप क्या करोगे, चीजों को एग्जामिनर के सामने रख दोगे, उत्पादकता। और भी कुछ करना है तो ये कर दो 2005-06 में, 2021-22। अब क्या है, जो यहां था 1344 हेक्टेयर था केजी पर हेक्टेयर,
केजी पर हेक्टेयर था। यहाँ पर बढ़कर कितना हो गया, यहाँ पर देखेंगे कि 3000 कितना बढ़ गया, 3012 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब देखो ये उत्पादकता बढ़ गया, तो ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं। देखिएगा अन्न की उत्पादकता क्यों बढ़ गई। अब भाई हम पार्ट 2 के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम किसानों को खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, साथ ही साथ इसका क्या है, समेकित बागवानी योजना, मुख्यमंत्री बागवानी योजना, ये सब चल रहा है। तो ये सारी योजनाएं से क्या हो रहा है, बिजली और फसल का हम बीमा दे रहे हैं, उसका तो फायदा हो ही रहा है बिहार सरकार को, बिहार सरकार के किसानों को। दूसरी ओर क्या हो रहा है कि किसानों की क्रय शक्ति और वो सशक्त हो रहे हैं। जो आप देख रहे होंगे लगातार किसानी का कार्य छोड़कर लोग शहरों की ओर प्रवासन कर रहे हैं, क्योंकि किसानी को लाभदायी नहीं मान रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर उत्पादकता बढ़ेगा, हम इनको और ज़्यादा क्रय शक्ति उनको इनकम में, आय में अगर बढ़ावा दिलवाएंगे इन योजनाओं के माध्यम से, तो किसान से जुड़े रहेंगे। अगर सारा किसान अगर अपने क्षेत्र को छोड़कर प्रवासन कर जाएगा और इस तरह का श्रमिक बनकर, दिहाड़ी बनकर काम करेगा, तो पूरे भारत में खाद्य संकट उत्पन्न होगा। ठीक है, 2012 से 21 के बीच में 10 वर्षों में जहां बिजली, हमने बोला था कि बिजली, भारत सरकार जितना बिजली की पहुंच पूरे भारत में नहीं पहुंचा पाई, बिहार उसमें बहुत तेजी से समय से पहले क्या कर लिया, अपने लक्ष्यों को पार कर लिया। तो उसके तुलना में देखेंगे तो हम लगभग 500% आगे तेजी से काम किए। ठीक है, इस प्रकार 7 निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से बिहार सरकार विकास को एक नई दिशा प्रदान कर रही है। साथ ही इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार नागरिकों के जीवन में व्यापक सुधार लाने का प्रयत्न कर रही है। इससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, ये तो निष्कर्ष आप लिखेंगे। अब इन सारी चीजों को जब लिखेंगे आप, तो हमने बोला था कि कई सारी चीज होगा। तो अब क्या करेंगे, 7 निश्चय योजना में तो आपने क्या कर दिया, आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दिया, ITI खोल दिया, कॉलेज खोल दिया। अब 7 निश्चय पार्ट 2 में क्या कर रहे हो नया, तो हम इसी को दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं वेबसाइट पर आपको लेके जाता हूं बिहार सरकार का। आप ये देखना, इसमें मैं सारी चीज़ों को एकदम एक एक करके दिखा रहा हूँ। देखिए, जब एक एक चीज़ को जब समझोगे, तो 7 नीचे आर्थिक हल युवाओं को बल में क्या बोला, हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। आप देखिए, हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया, स्वयं सहायता भत्ता योजना की बात किया, कुशल युवा कार्यक्रम की बात किया। अब क्या हो रहा है, निःशुल्क क्या हो रहा है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में हमने क्या किया, वाईफाई दिया। पूरे भारत में सबसे बड़ा वाईफाई जोन है बिहार का। अब युवाओं को हल करने के लिए क्या किया, स्टार्टअप नीति लेके आए थे 17 में, उसको अब संशोधन करके और अच्छा किया गया है। ये तो 4-5 चीज देख लिया आपने, ये सारी चीजों को आप लिख सकते हो। चाहे तो इसको स्पाइडर बना लो, आर्थिक हल युवाओं को बल से लिख लो, मैं एक करके दिखा दे रहा हूं। आप इसको क्या करो, स्पाइडर बना लो। इससे क्या होगा, शीर्षक को तुरंत दिख जाएगा एग्जामिनर को और तुरंत नंबर बैठा देगा। तो जब ऐसे लिख दोगे तो आप कुशल युवा कर दो, कुशल युवा योजना। फिर क्या कर दोगे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। फिर क्या कर दोगे, फिर ए दे दोगे वाईफाई। फिर क्या करोगे, स्टार्टअप। स्टार्टअप स्कीम। इन सारी चीजों को अगर दोगे तो क्या होगा, आपको डायरेक्ट ऐसे ही करके क्या कर देना है, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, इसमें 35% आरक्षण दे दिया गया। 6 चीज निश्चय, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना, विद्युत भी दिया जा रहा है बिजली के घरों में। ये रोजगार में हमने बताया था कि महिला उद्यमी वाला भी जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन आप जोड़ लीजिएगा कि महिला उद्यमी योजना भी लाया गया, वो सब देखेंगे। ऐसे पार्ट 2 में आया है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। अब
टैप वाटर आपको मिल रहा है तो क्या है, शुद्ध वाटर। अब देखिए गुणवत्तापूर्ण मिलेगा आपको। अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ ग्रामीण पेयजल हो रहा है तो वहीं क्या हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण दिया जाएगा। ठीक है, हर घर नल का जल, हमने अभी बात किया था, बिजली हो गया, नल जल हो गया, नल जल हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमने गुणवत्तापूर्ण यहां पर दिखेगा एक चीज, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण पेयजल। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर दिया रहा है गुणवत्तापूर्ण प्रभावित क्षेत्र, गैर गुणवत्तापूर्ण। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, बस मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना आप बोल के आगे निकलना है, क्योंकि इतना नहीं है कि एक ही चीज को 4 बार लिखोगे तो नंबर ज्यादा मिल जाएगा, ये मेंस है। ठीक है, अब फिर क्या करोगे, शहरों में भी पेयजल की व्यवस्था किया गया, ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरों में। ग्रामीण टोला संपर्क योजना, हमने क्या बोला था अभी कि गली में अगर जो सड़कें अगर पक्की रहेगी, नालियां पक्की रहेगी तो क्या होगा, आना जाना अच्छा होगा। आना जाना अच्छा होगा तो एक सैनिटेशन भी साफ होगा, सैनिटेशन भी अच्छा होगा तो टोला संपर्क होगा। गली नालियां पक्कीकरण निश्चय योजना लाया गया योजना। इस तरह की योजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में भी ये चीज लाया गया। तो शहर हो या ग्रामीण हो, हर क्षेत्र में गली जो है पक्की होगा, नालियां बनी हुई मिलेगी। अभी फिर भी ये जमीनी स्तर पर सरकार जितना काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं सफलता मिली, लेकिन अभी पूर्णतः सफलता नहीं है, ये आंशिक सफलता भी मिला है। अभी भी गाँव में जाएंगे तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ तक अब देखिए, शौचालय निर्माण घर का सामान हमने बोला था, जब ये बोला तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चल रहा है। शौचालय निर्माण घर का सामान निश्चय योजना शहरी क्षेत्र में भी चल रहा है, ये बिहार सरकार का है, लेकिन भारत सरकार का भी जोड़ लेना। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की तरफ, जब इसको समग्र रूप से देखोगे, जब मेन बॉडी में लिखोगे लॉन्ग में, तो ये लिखना जहाँ 7 निश्चय योजना बिहार की जो आर्थिक और लोगों का सम्मान बढ़ाने में एक और काम कर रहा है, तो वहीं भारत सरकार की योजना स्वच्छ भारत अभियान भी इसको सहयोगी के रूप में बड़ी भूमिका निभा रहा है। प्रत्येक जिला में क्या होगा, जीएनएम जो नर्सिंग होता है कॉलेज, वो खोला जाएगा। देखिए एक एएनएम होता है, एक जीएनएम होता है, ये दोनों खोला जाएगा। आप देखेंगे कहीं ना कहीं दिया होगा, प्रत्येक जिला में जीएनएम संस्थान खोला जाएगा। ये जिला की बात कर रहा है, प्रत्येक जिला में पैरामेडिकल संस्थान खोला जाएगा, सभी जिलों में पॉलिटेक्निक संस्थान खोला जाएगा, सभी जिलों में महिला आईटीआई खोला जाएगा, सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। ये समझो। फिर क्या बोल रहा है कि सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना किया जाएगा। जितना भी कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, उसमें एक नर्सिंग डिपार्टमेंट भी खोला जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हमने बोला था कि जीएनएम के साथ साथ एएनएम है। एएनएम क्या होगा, अनुमंडल चार्ज, इसका हायरार्की यही है। ये देखेंगे अगर इसको प्रखंड अगर मान लेते हैं तो ये अनुमंडल है, ये जिला है, ये प्रांत है। अगर इसके नीचे भी लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, पंचायत आएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से ऐसे चलता है। तो अनुमंडल के स्तर पर एएनएम खोला जाएगा, जिला के स्तर पर जीएनएम खोला जाएगा, जिला के स्तर पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा, जिला के स्तर पर क्या होगा, जो मेडिकल कॉलेज उसमें नर्सिंग डिपार्टमेंट खोला जाएगा, नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। अब देखिए ये सब क्या कहाँ खुल रहा है, एक चीज देखो हमने क्या बोला था कि शौचालय निर्माण तक तो ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अफसर बड़े आगे बढ़े में इन सारी चीजों को इसलिए जोड़ा जा रहा है। एक तरफ तो ये कहीं ना कहीं इसमें जो चीजें छुटी हुई है हम उसमें क्या करेंगे, इसमें शामिल कर ले रहे हैं। वैसे हम इसमें भी देखेंगे पार्ट 2 में भी। तो इन सारी चीजों को आप क्या करोगे, जीएनएम, एएनएम, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इन सारी चीजों को खोलेंगे। साथ ही साथ है और क्या कर रहे हैं, आईटीआई महिलाओं के लिए कर रहे हैं। आईटीआई वहाँ भी युवाओं को बल देने के लिए आईटीआई आप वहाँ भी कर सकते हो कि आईटीआई इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित करने के लिए औद्योगिक। ये हो गया। और राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। इस बार के बजट में है कि जल्दी ही उसको लागू कर दिया जाएगा। अब पार्ट 2 को देखते हैं, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। प्रत्येक औद्योगिक, अब क्या है, हमने आईटीआई पहले भी खोल दिया था, आर्थिक हल युवाओं का बल। जब आईटीआई पहले खोल दिया तब क्या करेंगे, उसमें देखेंगे गुणवत्ता इसको बढ़ा है कि नहीं। वही करेंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज जो खोला है हमने, उसमें गुणवत्ता बढ़ा है कि नहीं, बस उसको मॉनिटरिंग करने का काम ज़्यादा आपको दिखेगा इसमें। हम जो कुशल युवा खोले थे, जो कुशल युवा कार्यक्रम जो चलाया था पार्ट 1 में,
अब उसको क्या कर दिया, हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, जिसमें क्या कर देगा, जो अभी के डिमांड का जो डिमांड है मार्केट में, उस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, मार्गदर्शन किया जाएगा। टूल रूम हर प्रमंडल में खोला जाएगा। युवा शक्ति बिहार की प्रगति में स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग खोला जाएगा। युवा शक्ति बिहार केंद्र सरकार की योजना के तहत तकनीकी शिक्षा हिंदी में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है, उसमें सारी चीज़ें इंग्लिश में होती है। अब उसको कोशिश किया जा रहा है कि उसको हिंदी भाषा में बदल के उसमें नॉलेज उपलब्ध करवाया जाए। चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने की बात की जा रही है, विश्वविद्यालय खोला जाएगा, मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, खेल विश्वविद्यालय खुल ही गया है। आप इन सारे सब काम चल रहा है, अब लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब बस अनाउंस होना बाकी है। खेल विश्वविद्यालय का तो हो ही गया, नीतीश जी गए थे। उद्यमिता विकास हेतु अनुदान और प्रोत्साहन, अब क्या है, महिला मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना, तो इसके माध्यम से क्या कर रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए, रोजगार स्टार्टअप करिए, हम आपको योगदान करेंगे, हेल्प करेंगे। सरकारी और गैर सरकारी रोजगार क्षेत्र में 20 लाख से ज़्यादा नए अवसर का सृजन करना है। इससे क्या होगा, अगर रोजगार क्रिएट होगा तो क्या होगा, लोग क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। महिला उद्यमिता है तो विशेष पर वही जो महिला उद्यमी योजना हमने बोला वो कर लो। आप देखोगे कि जब महिला आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार जब बात कर रहे थे, तो आप सोचना देखना कि लगभग 52,000 रुपया महिलाओं को सरकार देती है आपको ग्रेजुएशन करने तक। तो इतने पैसे अगर गवर्नमेंट आप पर खर्चा कर रही है, लगभग 60,000 रुपया, तो आप सोचिए एक महिला पर 60,000 रुपये खर्चा करिए। क्यों? क्योंकि उसको एक स्किल्ड, सिर्फ मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलना है। संसाधन जो आप जो एक मानव हो, एक मानव आप क्या हो, एक जन्म ले लिए कुछ नहीं किए तो आप क्या करोगे, एक मानव हो, यूजलेस हो। हमने आपको संसाधन समझा, आप में हमने इन्वेस्ट किया, तो आप जब प्योर संसाधन बन गए, जब आप काम करने लगोगे तो संसाधन किस में बदल जाएगा, वो मानव पूंजी में बदलेगा। तो जब मानव पूंजी में बदलेगा तो फायदा क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व बिहार सरकार का बढ़ेगा। लोगों को क्या होगा, एक जो आज पिछड़ा बिहार बोला जा रहा है वो अब विकसित बिहार के रूप में उभरेगा। उत्तर शिक्षा है तो महिलाओं को प्रोत्साहन, अब तो ये कहा जा रहा है कि आप पढ़ाई तो करिए, हम हैं, गवर्नमेंट हर तरह से आपको अनुदान देगी, सहायता करेगी। क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण अनुरूप महिलाओं की भागीदारी, ये तो हो ही रहा है। जब रिजर्वेशन वाला कानून है तो फिर तो मिलेगा ही। हर खेत तक सिंचाई का पानी, आप देख रहे होगे कि हर खेत तक सिंचाई का पानी क्यों नहीं पहुंचेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया था तो सिर्फ ऐसे ही थोड़ी आया, सरकार उसके लिए सिंचाई भी ला रही है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना भी देख रहे होंगे कि सिंचाई वाला योजना भी लाया गया। अब मुख्यमंत्री भी अपने राज्य स्तर पर भी काम करे सिंचाई के लिए। सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लगाया जा रहा है। अब हर गांव में, हमने बोला था ना, जब बिजली आ गया है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है। बिजली एकमात्र, बिजली और सड़क ऐसा चीज़ है कि किसी भी पंचायत का या गांव का सूरत बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, अब गांव में हमने स्ट्रीट लाइट लगा दिया, पानी पहुंचा दिया। अब सर यहाँ पर भी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन होगा। अब स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव में क्या हो रहा है, हर घर नल का जल वहाँ था, अब उसका कैसे ठीक रखा जाए, कहाँ पर कोई कमी रह गया है, अगर बहुत सारा जो व्यवस्था है खराब हो गया होगा तो उसको अनुरक्षण किया जाएगा, जो आपने कर दिया है। फिर जो पक्की गली नालियाँ बनी थी, क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका भी अनुरक्षण किया जाएगा। अगर खराब हुआ तो उसको बनाया जाएगा। पूर्व की निश्चय योजना, हर घर शौचालय। अब हमने बोला था हर घर शौचालय है, तो उसको हम देखेंगे ना कि सही से काम कर रहा है या कमी रह गया है, या वहाँ सब तक अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचा है नहीं पहुँचा है। अब गांव में मत्स्य संसाधनों का विकास, पशु और मत्स्य संसाधनों का विकास कैसे होगा। आप क्या, एक गाय दूध जब देती है, या बकरी मुर्गी पालन, ये सब जो होता है ये रोजगार का एक साधन है, तो उसमें सरकार क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठोस और तरल अपशिष्ट शहरों में जाएंगे तो यहाँ भी ठोस और तरल को अलग करने के लिए एक शिक्षा दिया जाएगा, ताकि इसका सही से अपशिष्ट का भी प्रयोग किया जा सके। शहरों में आप देखेंगे कि अब एक जो नया चलन चला है कि बच्चे तो माँ बाप को पाल लेते हैं, माँ बाप को बच्चे तो पाल लेते हैं, कि जब बच्चों को माँ बाप को पालने की बारी आती है तो उनको ध्यान आने लगता है क्या, आश्रम, ओल्ड एज होम, वृद्धजनों को रहने होती। मैं तो बोध गया में बात कर रहा हूँ। बोध गया के पास जब जाएंगे तो कई सारे वृद्धाश्रम मिलेंगे
जहाँ पर उनके बच्चों ने उन्हें कभी बोध गया में छोड़ दिया या किसी विष्णु बच जाएंगे, वहाँ पर कई छूटे हुए मिलेंगे, फिर लास्टली उनको क्या किया जाता है, वृद्धाश्रम में ले जाया जाता है। ये किसी भी समाज का पिछड़ापन का सबसे बड़ा स्वरूप है। हम अपने मूल्यों, नैतिक संस्कारों, नैतिक मूल्यों सबको यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं और इस तरह का काम करते हैं। वृद्धजनों को हम ओल्ड एज होम भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सरकार तो ध्यान देना पड़ेगा, आपकी करनी है, लेकिन सरकार का काम है कि हमारे लिए, आपके लिए बूढ़ा हो सकता है, आपके लिए बोझ हो सकता है, लेकिन बिहार सरकार या कोई भी गवर्नमेंट वहाँ का नागरिक है, उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसको मौलिक अधिकार है उस व्यक्ति का कि आप मौलिक अधिकार के तहत उसको मौलिक अधिकार दीजिए और उसको आवास दीजिए। तो आवास आश्रय स्थल मिलता है, बहुमंजिला आवास। आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों में जाएंगे तो बहुत सारा झुग्गी झोपड़ियाँ बन जाएगा, तो बहुत सारा एरिया को कवर कर लेते हैं। तो सरकार अगर उस क्षेत्र को, बहुत सारा जो फैला एरिया है, अगर उसको क्या कर ले कि उस एरिया को हटा कर वहाँ पर कुछ रोजगार का व्यवस्था कर दे और जो यही लोग हैं इनको दूसरी जगह हस्तांतरित करके एक बड़ा मंजिला बना दे और सबको एक एक रूम दे दे, तो इससे क्या होगा कि एक जगह हो भी जाएंगे और दूसरी ओर इस क्षेत्र का जो गंदगी है, सैनिटेशन है, उस पर दूर होगा। जो स्लम जो एरिया देखेंगे वहाँ पर गंदगी आपको ज़्यादा दिखता है क्योंकि वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जब सरकार उधर विकसित दूसरे क्षेत्र में ले जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर मूलभूत सारी आवश्यकताएं होंगी। सभी शहरों और अब देखिए शहरों में क्या कर रहा है कि अब जो चलन चल रहा है, पहले क्या था कि हम शमशान घाटों में जाते थे, अंतिम जब तक पूरी तरह से जो शवदाह नहीं हो जाता था तब तक लोग रुकते थे। अब क्या, किसी के पास टाइम नहीं है, बस जाना चाहते हो जल्दी से क्या हो, विद्युत शवदाह गृह में उसका अंतिम संस्कार करें और जल्दी से हो और वहाँ से निकले। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम अब ऐसा कर दे रहा है, जो नाली बन रहा है तो कहीं जाम हो जाता है तो आप देखेंगे कहीं शहरों में पूरा पानी निकल रहा है, तो हम स्टॉर्म वाटर वाला करेंगे ताकि वहाँ से आराम से पानी को वहाँ से निकला, नाली में कोई दिक्कत ना आए और कहीं पर कोई गंदगी फैल ना जाए। ग्रामीण पथों की संपर्कता, हमने बोला था कि ग्रामीण पथ को क्या करेगा, जो गांव है उसको पंचायत का मेन क्षेत्र से, पंचायत से जाएगा प्रखंड जुड़ा रहेगा अनुमंडल से, अनुमंडल जिला से, जिला राजधानी से। यही तो गवर्नमेंट बोल रहा है, कोई भी जिला से आइए, पटना आपको आना है 4 आवर ओनली। पिछले बार 5 घंटा बोला गया था, अब 4 घंटा बोला गया। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण होगा, ठीक है, वो तो हो ही रहा। पटना जाइए आपको समझ में आ जाएगा, छोटे छोटे समस्तीपुर, दरभंगा जाइए आपको दिख जाएगा। अब देखिए सबके लिए अतिरिक्त सुविधा, जैसे वहां पर अफसर बड़े आगे पढ़े वैसे ही यहाँ पर भी है एक सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। अब सबके लिए का मतलब क्या हो गया, उसमें हम पशु को भी शामिल करेंगे और पशु के लिए जो कॉल सेंटर होगा, मोबाइल ऐप से मदद मिलेगा, डोर स्टेप तक पशु अस्पताल बना रहे हैं, इसमें चिकित्सा को सुविधा होगा। जो हम पहले निजी क्षेत्रों में निजी डॉक्टरों को खर्चा करते थे अब वो बचेगा। टेलीमेडिसिन के माध्यम से परामर्श की सुविधा होगा कि आप फोन से किसी डॉक्टर को आप लगाइए, एक नंबर रहेगा, उस नंबर पर कॉल करिए, आप बीमारी बताइए कि ऐसा ऐसा है, मेरा गाय ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो वो बताएगा, गाय भैंस जो भी है पशु वो व्यवहार कर तो बताएगा कि ये दवा ले लीजिए, ये दवा से हो जाएगा, नहीं तो हॉस्पिटल में चले जाइए दवा मांग लीजिएगा। मोबाइल यूनिट के माध्यम से घर तक पशु चिकित्सा सुविधा। अब क्या है कि गाय को भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने के लिए कभी कभी अब बीमार है तो उसको कैसे दिखाएगा, चाहे तो डॉक्टर को घर पर आना पड़ेगा और नहीं तो दूसरा व्यवस्था है कि मोबाइल यूनिट रहेगा, उस पर उसको लाउड करिए और फिर जाकर वहाँ दिखवाइए। देशी गौवंश के संरक्षण और संवर्धन हेतु विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा ताकि गो विकास संस्थान की स्थापना होगा। ठीक है, गांव तक लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं। अब क्या है, हमने पशु की बात कर लिया, गौवंश की बात कर लिया, अब क्या है गांव तक लोगों की स्वास्थ्य सुविधा हो। अब क्या कर रहा है कि हम क्या करेंगे, स्वास्थ्य उप केंद्रों का निर्माण करेंगे। समझो इस चीज को, ये कौन से सेक्टर पर बात कर रहा है, जहां पहले एक सामुदायिक केंद्र की बात कर रहा है, फिर अनुमंडल अस्पताल की बात कर रहा है, फिर जिला अस्पताल की बात कर रहा है, और फिर क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देगा कि आपको यहाँ पर नहीं हो रहा, आप अनुमंडल आइए। अनुमंडल जो रेफर करते हैं रेफर कर दो, तो हर जगह सुविधाएं बढ़ा कर
जो होता है वो कर दिया जाएगा। आप देखें गांव में एक छोटा सा खांसी वासी हो जाता है तो डॉक्टर की सुविधा नहीं होने के कारण क्या होता है कि वो खांस रहे आगे चल के बड़ा बीमारी का रूप ले लेता है। लेकिन हम सामुदायिक स्तर पर डॉक्टर रख देंगे, पंचायत स्तर पर डॉक्टर रख देंगे तो हम क्या होगा कि वहाँ पर इलाज, इस तरह की इलाजें हो जाएंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल और जिला अस्पताल उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा। जो अभी जो सुविधा दिया जा रहा है उसको और बढ़िया किया जाएगा। जब बढ़िया किया जाएगा ठीक है। अब ये देखो हमने क्या बोला, आप बस इसमें ध्यान रख लो सामुदायिक स्तर पर, यहां से देख लो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल पर अस्पताल और जिला अस्पताल, ये सबको जोड़ेगा और सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। हृदय एक गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लाया, बहुत अच्छा है। मुझे लगा कि सरकार कितना प्रोग्रेसिव सोच रही है कि बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए अगर किसी बाल बच्चे के अगर दिल में छेद हो जाता है तो उसको निःशुल्क करेगा इलाज। ठीक है। कोरोना वैक्सीन के उपलब्ध होने के पश्चात कोरोना से बचाव हुए तो राज्य में इसका निःशुल्क टीकाकरण किया गया था। आप तो देखा ही था, तो गवर्नमेंट का भी था। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल काउंसलिंग सेंटर के हिसाब में किया जाएगा। बिहार ने क्या किया है, आप देखेंगे कि कृषि रोड मैप हो रहा है तो उसमें भी दलहन पर फोकस किया गया है कि दलहन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। दलहन के ज़्यादा उत्पादन से क्रय शक्ति ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन हम परंपरागत कृषि करते हैं चावल गेहूँ का, इससे अलग होकर करेंगे तो एक तो हमारे ज़मीन का उर्वरकता बना हुआ रहेगा, बना हो रहेगा, और दूसरी ओर क्या होगा उसका क्रय शक्ति भी बढ़ेगा। तो सरकार ने क्या किया है, इसके लिए दाल को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए MSP लागू किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है। राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का एक डाटाबेस तैयार करेगा पंचायत में बाहर। ये है पूरा का पूरा 7 निश्चय योजना का गाइडलाइन। और इस 7 निश्चय योजना से क्या क्या लाभ होगा हमने एकदम खुल के बात किया, डिटेल में बात किया है। अब इसमें आपको समझना है कि इसको आपको शॉर्ट कैसे बनाना। शॉर्ट में हमने बोला था इंट्रोडक्शन आप दीजिए, आप पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में लिख दीजिए, और पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में बस एक एक योजनाओं के बारे में भी अगर लिख देंगे तो 4 मिनट में आराम से आप उसको खींच देंगे। 4 मिनट में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, 4 से 4.5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं देना है आपको, चाहे वो कैसे भी आपको लिखना है, ये दिमाग में आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हमने आपको हेल्प किया है, कुछ सहायता कर पाया हूँ, तो अगर लग रहा है कि हमने हेल्प किया है तो बस उम्मीद है कि सारी चीज़ें ये जो है मैं इसको उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप इसको देख लीजिएगा, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन लिख के प्रैक्टिस करिएगा। इसको डायरेक्ट अपने से प्रिंट आउट निकाल के नहीं रखना है, इसलिए मैं अलग अलग पेज में किया हूँ ताकि आप इसको कॉपी पेस्ट ना कर पाओ, डायरेक्ट इसको अपने कॉपी में लिखो ताकि आप अच्छे से तैयार कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।